नमस्कार। कक्षा 11वीं, विषय मनोविज्ञान, चैप्टर नंबर 2, अध्ययन पद्धतियाँ। दोस्तों, इस चैप्टर का एक वीडियो हो गया जिसमें हमने अध्ययन पद्धतियों में से निरीक्षण पद्धति की और उसके 6 प्रकारों की बात की थी। आज हम बात करेंगे अध्ययन की दूसरी एक पद्धति की, दीर्घकालीन, समकालीन और व्यक्ति इतिहास पद्धति। यहाँ बताई गई पद्धतियों में से दीर्घकालीन और समकालीन पद्धति विशेष रूप से विद्यार्थियों के विकास के क्रमिक अध्ययन के लिए उपयोग में ली जाने वाली पद्धति है। खासकर इसका उपयोग विद्यार्थियों के विकास का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। तो इसमें भी 3 पद्धतियां हैं। बात करते हैं सबसे पहले दीर्घकालीन पद्धति की। दोस्तों, यहाँ दीर्घकालीन शब्द से ही स्पष्ट हो जाता है कि यह अध्ययन लंबे समय तक चलने वाला अध्ययन है। दीर्घकालीन अध्ययन किसी एक ही समूह पर लगातार 5 वर्ष से 25 वर्ष तक किया जाता है और इसीलिए इसे दीर्घकालीन अध्ययन कहते हैं। प्रत्येक 3 या 6 महीने पर समूह की जांच की जाती है और पहले किए गए अध्ययनों के साथ उसकी तुलना की जाती है कि पहले जो अध्ययन किया था उसमें 3 या 6 महीने के बाद कितना परिवर्तन मिलता है। विकासात्मक मनोविज्ञान में बालकों की उम्र बढ़ने के साथ उनमें होने वाले विकास के परिवर्तनों का व्यवस्थित अध्ययन करने के लिए अधिकांशतः इस पद्धति का उपयोग किया जाता है। इसके उपरांत किसी दवा या आहार के लंबे समय के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए भी इस पद्धति का उपयोग किया जाता है। मेडिकल साइंस में रोग प्रतिकारक टीके बनाने के लिए भी इस पद्धति द्वारा अध्ययन किया जाता है। तो जैसे कि हर अध्ययन पद्धति के लाभ और मर्यादाएं होते हैं, तो आइए इस दीर्घकालीन पद्धति के लाभ क्या है और मर्यादा क्या है उसे भी समझ लेते हैं। दीर्घकालीन अध्ययन पद्धति का लाभ यह है कि छोटे से छोटे मुद्दों का वैयक्तिक अध्ययन इसमें संभव हो सकता है। इतना ही नहीं, तुलनात्मक अध्ययन के लिए यह पद्धति बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि जब उम्र, जाति या भौगोलिक आधार पर हमें कोई तुलनात्मक अध्ययन करना हो तो यही पद्धति सबसे बेहतर रहती है। इस पद्धति की मर्यादा की बात करें तो यह पद्धति बहुत लंबे समय तक चलने वाली है और इसकी वजह से होता यह है कि इसमें लोगों का सहयोग धीरे धीरे कम हो जाता है। यह पद्धति उबाऊ हो जाती है। साथ ही यह पद्धति बहुत लंबे समय चलने वाली होने के कारण समय, शक्ति, धन और धैर्य की बड़ी आवश्यकता रहती है और किसी छोटे समुदाय पर इसमें अध्ययन किया जाता है, इसीलिए इसकी विश्वसनीयता पर भी संदेह होता है। तो यह हुई दीर्घकालीन अध्ययन पद्धति की बात। बहुत लंबे समय तक चलने वाली अध्ययन पद्धति को दीर्घकालीन पद्धति कहते हैं। आइए अब बात करते हैं इसके अंतर्गत दूसरी पद्धति की, यानी कि समकालीन पद्धति, क्रॉस सेक्शनल मेथड। दोस्तों, जैसे हमने आगे देखा कि दीर्घकालीन निरीक्षण पद्धति का उपयोग विकासात्मक मनोविज्ञान में किया जाता है, लेकिन जब समय का बंधन हो और हमें जल्दी से अध्ययन पूर्ण करना हो तब समकालीन निरीक्षण पद्धति का उपयोग सुगम रहता है। विशेष रूप से विकास का क्रमशः शीघ्रता से एक ही समय में अध्ययन करना हो तब निरीक्षण के अंतर्गत समाविष्ट किए गए तमाम उम्र के व्यक्तियों का निरीक्षण एक साथ किए जाने से इस पद्धति को समकालीन अध्ययन पद्धति कहा जाता है। समकालीन अध्ययन पद्धति द्वारा एक ही समय में विकास के विविध क्रमों का तुलनात्मक अध्ययन करके निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। इस पद्धति से लाभ यह होता है कि दीर्घकालीन पद्धति की अपेक्षा इसमें समय, शक्ति और धन की बचत होती है और इसकी मर्यादा यह है कि अलग अलग उम्र पर होने वाले विविध परिवर्तनों का अध्ययन इस पे नहीं हो सकता। आइए अब इसके अंतर्गत तीसरी पद्धति की बात करते हैं, जो है
व्यक्ति इतिहास पद्धति यानी कि केस हिस्ट्री मेथड। दोस्तों इसका नाम ही है व्यक्ति इतिहास पद्धति, यानी कि किसी व्यक्ति के इतिहास को जानकर उसका निरीक्षण किया जाता है, जिसमें एक समय पर एक ही व्यक्ति का अध्ययन किया जाता है। इस पद्धति में अध्ययन की आवश्यकता के अनुसार इसमें कभी परिवार अथवा समूह का भी एक इकाई के रूप में अध्ययन किया जा सकता है। इसमें व्यक्ति के भूतकाल तथा वर्तमान की जानकारी प्राप्त की जाती है। इस पद्धति का लाभ यह है कि किसी एक व्यक्ति या समूह का गहराई से अध्ययन कर सकते हैं। इतना ही नहीं, भूतकाल और वर्तमान पर से उसके भविष्य के व्यवहार के संबंध में भविष्यवाणी करने का भी प्रयास किया जाता है। इस पद्धति की मर्यादा यह है कि इसमें प्राप्त होने वाली जानकारी सिर्फ वर्णनात्मक होती है और इसीलिए उसका विश्लेषण करने में कठिनाई होती है। यहाँ दीर्घकालीन, समकालीन और व्यक्ति इतिहास पद्धति की बात पूर्ण होती है। अब तीसरी पद्धति की बात करते हैं, जो है प्रयोग पद्धति। दोस्तों यह प्रयोग पद्धति मनोविज्ञान का हार्द है। इस प्रयोग पद्धति ने ही मनोविज्ञान को विज्ञान का स्थान दिलाया है। विल्हेम वुंट ने 1879 में इसकी शुरुआत की थी। हम आगे पढ़ चुके हैं कि जर्मनी के लिपजिंग शहर में विल्हेम वुंट ने 1879 में मनोविज्ञान की सबसे पहली प्रयोगशाला की स्थापना की थी और तभी से मनोविज्ञान को विज्ञान का दर्जा मिला है और इसीलिए विल्हेम वुंट को मनोविज्ञान के पिता के रूप में भी जाना जाता है। तो आइए समझते हैं प्रयोग की परिभाषा। प्रयोग अर्थात नियंत्रित परिस्थिति में किया जाने वाला निरीक्षण। दोस्तों यहाँ यह बताया गया है कि प्रयोग उसी को कहेंगे जहां सारी परिस्थितियां हमारे नियंत्रण में हो, तभी उसे प्रयोग कहा जा सकता है। दूसरी व्याख्या देखते हैं। प्रयोग यानी हेतुपूर्वक निश्चित की गई शर्तों के आधार पर निश्चित परिस्थिति उत्पन्न करके उसमें आवश्यक नियंत्रण रखकर किया गया निरीक्षण। दोस्तों ये टीचनर की व्याख्या है। टीचनर का रचनावाद के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। इन दो परिभाषाओं के आधार पर अगर हम कुछ मुद्दे स्पष्ट करना चाहे तो तीन मुद्दे स्पष्ट होते हैं। एक तो नियंत्रित परिस्थिति में प्रयोग किया जाता है, दूसरा है प्रयोग के लिए निश्चित हेतु होता है यानी कि हेतुपूर्वक प्रयोग किया जाता है, और तीसरा है निश्चित शर्तों के आधार पर, यानी प्रयोग करने के लिए परिस्थिति संपूर्ण प्रयोगकर्ता के नियंत्रण में होनी चाहिए। प्रयोगकर्ता का प्रयोग करने के लिए निश्चित हेतु होना चाहिए और यह प्रयोग निश्चित की गई शर्तों के आधार पर होना चाहिए। आइए अब बात करते हैं प्रयोग के लक्षणों की। प्रयोग के 4 लक्षण हैं: नियंत्रण, परिवर्तन, पुनरावर्तन और वस्तुलक्षिता। नियंत्रण यानी प्रयोगशाला में किए जाने वाले प्रयोग में अगर नियंत्रण न हो तो एक चल का दूसरे चल पर प्रभाव निश्चित रूप से नहीं जाना जा सकता। दूसरे चलों का भी प्रभाव उस पर पड़ सकता है और इसीलिए परिस्थितियों को नियंत्रण में रखना आवश्यक है। जैसे कहें कि हमें नींद की गोली का व्यक्ति की कार्यक्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसे जांचना है। तो गोली के प्रभाव को सच में ही हमें जांचना है तो जो व्यक्ति नियमित रूप से गोली लेता है उस पर हम अध्ययन नहीं कर सकते और इसीलिए हमें ऐसे व्यक्ति को पसंद करना चाहिए जिसने नींद की गोली कभी ली ही न हो, तभी हम उसकी कार्यक्षमता पर नींद की गोली के प्रभाव को जान सकते हैं। यानी कि गोली लेने वाले व्यक्ति को पसंद न करके गोली न लेता हो ऐसे व्यक्ति की पसंदगी करना, यह हुआ नियंत्रण। दूसरा लक्षण है परिवर्तन। परिवर्तन प्रयोग का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है, क्योंकि प्रयोग में परिवर्तन न किया जाए तो परिस्थिति ज्यों की त्यों रहेगी और अध्ययन संभव नहीं होगा। इसीलिए प्रयोग में परिवर्तन करना
आवश्यक है। जैसे उदाहरण स्वरूप हम समझे तो कोलाहल का पढ़ाई पर क्या असर होता है, इसे हम जांचना चाहते हैं। तो हम सिर्फ कोलाहल में ही अध्ययन नहीं कर सकते हैं, हमें परिस्थिति को बार बार बदलना पड़ेगा, उसमें परिवर्तन करना पड़ेगा। हमें पहले कोलाहल बिना की परिस्थिति में उसका अध्ययन करना पड़ेगा, फिर कम कोलाहल में, फिर अति कोलाहल में, तभी हम कोलाहल के असर को जान सकते हैं। तो यह हुआ परिवर्तन, यानी कि प्रयोग में परिवर्तन आवश्यक है। प्रयोग का तीसरा लक्षण है पुनरावर्तन। प्राकृतिक परिस्थिति में किए जाने वाले प्रयोग से प्रयोगशाला में किया जाने वाला प्रयोग अधिक विश्वसनीय माना जाता है। समय और परिस्थिति में बदलाव आने से प्राप्त होने वाले परिवर्तन का अध्ययन पुनरावर्तन के कारण ही संभव हो सकता है। उदाहरण स्वरूप आपसे कहूं तो जैसे पहले के प्रयोग होते थे तो उसमें जो परिणाम प्राप्त होते थे उसमें पाया जाता था कि पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों में सूचनवशता अधिक होती है, यानी कि उन्हें जितना और जो कहा जाता है वही वे करती है। किंतु ये तब की बात है जब स्त्रियों को अबला माना जाता था। आज स्त्रियां शिक्षित हुई है, पुरुषों से कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही हैं। तो ऐसी परिस्थिति में अबला से सबला बनी हुई स्त्रियों का सूचनावस्था का ही अध्ययन करना है तो वह पुनरावर्तन से ही संभव है, यानी कि पुनरावर्तन के कारण ही उसे जांचा जा सकता है। तो इस प्रकार प्रयोग में पुनरावर्तन भी उसका एक लक्षण है। आइए चौथे लक्षण की बात करते हैं, वस्तुलक्षिता। प्रयोग के दौरान प्रयोगकर्ता या निरीक्षक की कोई भी व्यक्तिगत मान्यता, मनोवृत्ति और पूर्वग्रह बिना का निरीक्षण अर्थात वस्तुलक्षिता, यानी कि प्रयोग करने वाले व्यक्ति का कोई भी प्रभाव उस पर पड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि किसी न किसी रूप में निरीक्षक के जो व्यक्तिगत मुद्दे होते हैं वह परिणाम को दूषित करते हैं। उदाहरण स्वरूप समझे तो जैसे नींद की गोली के प्रयोग में हम गोली का प्रभाव देखना चाहते हैं तो पात्र को संयोग से उबासी आ जाए और निरीक्षण करने वाला यह मान ले कि यह नींद की गोली का प्रभाव है, तो वहां वस्तुलक्षिता नहीं रहेगी। हो सकता है उसे स्वाभाविक रूप से ही उबासी आई हो, उसमें गोली का कोई असर न हो। तो निरीक्षण करने वाले व्यक्ति की व्यक्तिगत मान्यता या मनोवृत्ति इसमें आती है तो वस्तुलक्षिता बचती नहीं है और प्रयोग में वस्तुलक्षिता आवश्यक है। तो दोस्तों ये हुई प्रयोग के लक्षणों की बात। किसी भी प्रयोग में उसमें पसंद किए जाने वाले चल, जिसको वेरिएबल कहते हैं, उसकी महत्ता विशेष होती है। तो आइए समझते हैं चल क्या है और चल के कितने प्रकार है। तो सबसे पहले चल की बात करते हैं। चल अर्थात ऐसी परिस्थिति, परिबल या घटना जिसमें परिवर्तन हो सकता है। मतलब यह हुआ कि ऐसी परिस्थिति, परिबल या घटना जिसको हम बदल सकते हैं, तो जिसमें भी परिवर्तन हो सके ऐसी परिस्थिति, परिबल या घटना को चल कहते हैं। और प्रयोग में ये चल अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। चल तीन प्रकार के होते हैं। पहला तो स्वतंत्र चल, दूसरा आश्रित चल और तीसरा नियंत्रित चल। आइए क्रमशः इनकी बात करते हैं। सबसे पहले स्वतंत्र चल यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो दोस्तों प्रयोग में जिसके प्रभाव को हम जांचना चाहते हो और प्रयोग करने वाला व्यक्ति यानी कि प्रयोगकर्ता अपनी इच्छा और आवश्यकता अनुसार जिसमें बदलाव कर सकता है, उसे बदल सकता है, उसे स्वतंत्र चल कहते हैं। उदाहरण स्वरूप बताऊं तो अल्कोहल का प्रयोग पात्र की स्मृति पर होने वाला प्रभाव हम जांचना चाहते हैं। यानी कि व्यक्ति जब अल्कोहल लेता है, उसका सेवन करता है,
तो उसकी स्मृति पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है, ये हम जांचना चाहते हैं। तो इसमें अल्कोहल जो है वह स्वतंत्र चल है। दूसरा है आश्रित चल, यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल। जब प्रयोग चल रहा होता है तो प्रयोग के दौरान स्वतंत्र चल का सीधा प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे आश्रित चल कहते हैं। हमने स्वतंत्र चल में देखा कि अल्कोहल जो है वह स्वतंत्र चल है, किंतु व्यक्ति की स्मृति पर उसका जो प्रभाव पड़ता है वह प्रभाव आश्रित चल हुआ, यानी कि वो अल्कोहल पर यानी कि स्वतंत्र चल पर आश्रित है। तो अल्कोहल का प्रयोग पात्र की स्मृति पर होने वाला जो प्रभाव है वह आश्रित चल हुआ। तीसरा चल है नियंत्रित चल, यानी कि कंट्रोल्ड वेरिएबल। प्रयोग के दौरान स्वतंत्र चल का सीधा प्रभाव जांचने के लिए स्वतंत्र चल के अलावा जो भी चल आश्रित चल पर जाने या अनजाने प्रभाव डाल सके ऐसे हो, ऐसे चलों को प्रयोग के दौरान प्रयोगकर्ता द्वारा नियंत्रण किया जाता है। उन्हें नियंत्रित चल कहते हैं। उदाहरण के रूप में बताएं तो मान लो अल्कोहल का व्यक्ति की स्मृति पर कितना प्रभाव पड़ रहा है उसे हम जांचना चाह रहे हैं। तब वह व्यक्ति कोई दूसरी भी नशीली चीज ग्रहण करके आता है तो अल्कोहल के प्रभाव को हम सही रूप से जान सकते नहीं है, यानी कि प्रयोग के दौरान सिर्फ अल्कोहल के सेवन का ही प्रभाव हम जान सके, इसलिए दूसरे चलों को या दूसरी स्मृति पर असर करने वाले चलों को हमें दूर रखना पड़ेगा, नियंत्रित करना पड़ेगा। तो ये हुआ नियंत्रित चल। तो ये हुई प्रयोग की बात, जिसमें हमने प्रयोग के लक्षण देखे, नियंत्रण, परिवर्तन, पुनरावर्तन और वस्तुलक्षिता। साथ ही हमने प्रयोग में उपयोग में लिए जाने वाले स्वतंत्र चल, आश्रित चल और नियंत्रित चल को भी समझा। अब हम प्रयोग का एक उदाहरण समझ लेते हैं। आगे हमने जो प्रयोग के मुद्दों को समझा उन्हें समझने के लिए प्रयोग अति आवश्यक है। प्रयोग का उदाहरण हम देखेंगे तो उन आगे वाले सारे मुद्दों को हम स्पष्ट रूप से समझ जाएंगे। मान लीजिए हमें थियामिन से व्यक्ति की बुद्धि शक्ति पर होने वाले प्रभाव को जांचना है और हम उसके लिए प्रयोग कर रहे हैं। क्या जांचना है? हम थियामिन व्यक्ति की बुद्धि शक्ति पर कैसा प्रभाव डालता है वह जांचना चाहते हैं। दोस्तों थियामिन यानी कि विटामिन B1, तो इसमें थियामिन स्वतंत्र चल हुआ, बुद्धि शक्ति आश्रित चल हुआ और बुद्धि शक्ति पर प्रभाव डालने वाले बाकी सारे चलों को नियंत्रित करना अनिवार्य हो गया। यानी कि हमें थियामिन के प्रभाव को सही मायने में जांचना ही है। तो जो जो चीजें बुद्धि शक्ति पर प्रभाव डाल सकती है उन सारी चीजों को हमें उस व्यक्ति से दूर रखना पड़ेगा। अब प्रयोग की बात, तो प्रयोग करने से पहले हमें बालक को थियामिन देने से पहले उसकी बुद्धि शक्ति का मापन करना पड़ेगा, तभी तो उसमें कितना इजाफा हुआ उसे हम जांच सकते हैं। तो प्रयोग से पहले बालक की बुद्धि शक्ति का मापन कर लेना है। फिर बालक को लगातार 6 महीने के लिए थियामिन देने के बाद बालक की बुद्धि शक्ति का मापन करना चाहिए, क्योंकि हमने थियामिन देने से पहले उसका मापन किया और 6 महीने तक लगातार थियामिन दिया और उसके बाद हम उसे जांचेंगे कि उसकी बुद्धि शक्ति में कितना बदलाव हुआ है, कितना इजाफा हुआ है। अगर बालक की बुद्धि शक्ति पहले की अपेक्षा अधिक आए तो थियामिन का बालक की बुद्धि शक्ति पर प्रभाव होता है, ऐसा हम कह सकते हैं। इसमें एक समस्या यह भी है कि यह अध्ययन दीर्घकालीन है, चूंकि 6 महीने तक चला,
तो 6 महीने तक चलने की वजह से बच्चे में जो प्रभाव है वह थियामिन का ही है या उम्र बढ़ने से, यह तय नहीं हो सकता। और इसीलिए इस मर्यादा को दूर करने के लिए हमें 2 समूह में प्रयोग करना चाहिए। एक समूह ऐसा जिनको थियामिन दिया जाए और दूसरा समूह ऐसा जिनको थियामिन न दिया जाए, और फिर उन दोनों समूहों के बालकों में बुद्धि शक्ति में कितना इजाफा हुआ है उसका तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है। आइए बात करते हैं प्रयोग पद्धति के लाभ और मर्यादाओं की। इस पद्धति से यह लाभ है कि स्वतंत्र चल का शुद्ध प्रभाव जांचना संभव है। साथ ही प्रयोग में पुनरावर्तन कर सकते हैं और पुनरावर्तन संभव होने से परिणाम विश्वसनीय मिल सकते हैं। प्रयोग पद्धति में प्रयोगकर्ता इच्छानुसार परिवर्तन या हस्तोपयोजन कर सकता है। ये हुए इस पद्धति के लाभ। इसकी मर्यादाएं ये है कि प्रयोग पात्र प्रयोग के उद्देश्य को अगर जान ले तो उसके प्रतिभाव में कृत्रिमता आने की संभावना है। दूसरी मर्यादा यह भी है कि इसमें प्रयोग पात्र का सहयोग अनिवार्य है। अगर प्रयोग पात्र सहयोग न दें तो प्रयोग संभव नहीं है। साथ ही जो प्रयोग करता है उसके लिए नैतिक, कानूनी और सामाजिक मुद्दे भी बंधन बन सकते हैं। इन सब की हमें अनुमति लेनी पड़ती है। तो यहाँ यह प्रयोग पद्धति भी पूर्ण होती है। मैं आशा करता हूँ दोनों पद्धतियाँ, दीर्घकालीन, समकालीन और इतिहास पद्धति तथा प्रयोग पद्धति, दोनों को आपने अच्छे से समझा होगा। नमस्कार, सबका मंगल हो।